चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे थोड़े से सिंबल्स के बारे में और उनके यूजेस के बारे में, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है आपका, जो पहला सिंबल है वो आपका है कुछ दो पैरेलल लाइंस का, लेकिन इसमें से एक लाइन बड़ी होती है, दूसरी लाइन छोटी होती है। इसको बोलते हैं सेल। इसको क्या बोलते हैं? सेल। सेल का काम क्या होता है? सेल का काम होता है किसी भी सर्किट में इतनी एनर्जी देना कि जिसकी वजह से सर्किट के अंदर प्रेजेंट वायर्स में चार्ज फ्लो करने लगे। तो चार्ज फ्लो करने का मतलब हो गया बेसिकली सर्किट में करंट को फ्लो कराने का काम कौन करता है? सेल करता है। तो सेल ही एक वजह है बाय विच करंट कैन फ्लो। सर्किट में सेल ही एक ऐसा चीज है जिससे करंट का क्या होता है? फ्लो होता है। दूसरी बात, सेल जो होता है वो सोर्स, SORCUE, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। मतलब सेल के अंदर क्या पाई जाती है? एनर्जी पाई जाती है। ये जो आपके घरों में बैटरी होती है, इन्वर्टर की बैटरी, तो इन्वर्टर एक कॉम्बिनेशन होता है, उसमें दो चीजें होती हैं। नंबर एक इन्वर्टर, दूसरा बैटरी। इन्वर्टर का काम होता है उस बैटरी को चार्ज करना, ठीक है, और बैटरी का काम होता है उस एनर्जी को स्टोर करके रखना, तो जब आपको ज़रूरत पड़े तो उसको आपके घरों में सप्लाई कर देना। तो ये बेसिकली सेल भी आपका एक तरह की बैटरी होता है। जब हम कई सारे सेल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो बैटरी बन जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो आपका इन्वर्टर होता है उसके अंदर एक पतली पतली लाइनें निकली होती हैं जिसमें पानी का लेवल हम चेक करते हैं, होता है कि नहीं होता? इस तरीके से लाइनें निकली होती हैं, तो उनमें अलग अलग सेल लगे हुए हैं। बेसिकली उन सेलों को जब हम कंबाइन करके एक साथ देखते हैं तो वो क्या बन जाती है? पूरी पूरी बैटरी बन जाती है। मतलब अगर हमको बैटरी बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कई सारे सेल्स को आपस में एक दूसरे से क्या कर देना होगा? कनेक्ट कर देना होगा। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगी? आपकी बैटरी बन जाएगी। ये बात समझ में आती है। लेकिन एक चीज़ और समझनी है यहाँ पे, जब भी सेल होता है तो सेल में दो लाइन्स होती हैं, एक बड़ी लाइन होती है और एक छोटी लाइन होती है। बड़ी लाइन कहती है मैं पॉजिटिव, तो छोटी कहती है मैं नेगेटिव। तो सेल में एक लाइन पॉजिटिव होती है और दूसरी लाइन नेगेटिव होती है। ये दोनों जो लाइंस होती हैं ये डिनोट करती हैं सेल के दो सिरों को, दो एंड्स को। मतलब जो आपका रियलिटी में सेल होता है उसकी फिगर कुछ इस टाइप से होती है। ये आपका एक कंटेनर होता है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। इलेक्ट्रोड्स का मतलब होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से, ठीक। और इसके अंदर हम एक सॉल्ट सॉल्यूशन भर देते हैं। क्या भर देते हैं? सॉल्ट सॉल्यूशन, जिसकी वजह से सर्किट में एनर्जी क्रिएट होती है। और वो क्रिएट एनर्जी कैसे होती है? बाय मूविंग आयंस की वजह से होती है। बाय मूविंग आयंस की वजह से होती है। और इन जो टर्मिनल्स, इन जो इंड्स को ही बोलते हैं टर्मिनल्स, और यही आपको डिनोट किया जा रहा है। इसमें से एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले को दोनों होते एक ही जैसे हैं, बट कॉपी में समझने के लिए कि पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है, इसके लिए हम एक को बड़ी लाइन से दूसरी को क्या करते हैं? छोटी लाइन से शो करते हैं। अब हम थोड़ा इसमें बात करें अगर सेल के अंदर की, तो सेल में एक सॉल्यूशन पाया जाता है, मोस्टली कॉमन है NaCl। इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जब ब्रेक होता है तो ये बनाता है Na++Cl-। ये होता है नेगेटिव आयन और ये होता है पॉजिटिव आयन, ठीक है। इसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो हो रही होती है। वो सब बात की बातें हैं, वो हमें अभी नहीं पढ़नी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमने कई सारे सेल को कंबाइन कर दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो ये क्या बन गया? बेसिकली ये आपकी बन गई बैटरी। कोई दिक्कत? बात समझ में यहाँ तक आती है? तो सेल किसे कहते हैं? इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बाय विच करंट कैन फ्लो इन द सर्किट। ये बात क्लियर होती है? सेल दिखता कैसे है? दो पैरेलल लाइंस की तरह दिखता है, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन को कहती है मैं पॉजिटिव, छोटी लाइन कहती है मैं नेगेटिव। कोई दिक्कत? एक और बात जान लो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब पॉइंट्स आपकी बुक्स में नहीं दिए हैं, आपको एक्स्ट्रा लिखने हैं सेल डाल के हेडिंग में, ठीक है। एक अलग अलग हम पॉइंट्स की बात करें तो जो सर्किट में करंट होती है, करंट
तो फ्लो ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है आउटसाइड द सेल। मतलब सेल के बाहर अगर देखें तो करंट का फ्लो कैसे होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि अगर यहां पे मैं इसे सर्किट जोड़ दिया तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी और सर्किट में घूम के आके वापस कहां चली जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगी। लेकिन हम बात करें अगर फ्लो ऑफ करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है इन द सेल, मतलब क्या है कि सेल के अंदर करंट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से चल के पॉजिटिव टर्मिनल जाती है, लेकिन सर्किट के अंदर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के घूम के कहां आती है, नेगेटिव टर्मिनल पे आती है। ये बात समझ में आती है, कोई दिक्कत बोलिए। तो सेल क्या है, सेल एक टाइप की सोर्स होता है जो सर्किट में करंट को फ्लो करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेल के अंदर भी एनर्जी पाई जाती है, वो एक स्टोरेज भी होता है जो एनर्जी को स्टोर करता है। कई सारे सेल के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स पाए जाते हैं, एक इलेक्ट्रोड का नाम कैथोड होता है, दूसरे इलेक्ट्रोड का नाम एनोड होता है। इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव होता है उसको हम एनोड लिखते हैं और जो नेगेटिव होता है उसको हम कैथोड लिखते हैं। बात समझ में आई। इसके अंदर एक सॉल्यूशन होता है जिसको बोलते क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये अदर सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये कंटेनर के अंदर होता है, इसके अंदर आयंस का मोशन हो रहा होता है। इतनी बातें समझ में आती हैं। सर्किट के अंदर करंट का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है और सेल के अंदर करंट का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर करंट फ्लो करेगी। बात समझ में आई। और इन द सर्किट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करेगी। कोई दिक्कत यहां तक, नोट कर लीजिए जो काम का है आपके। नंबर 1 है आपका रिहोस्टेट। रिहोस्टेट कैसा दिखता है पहले हम जान लेते हैं। रिहोस्टेट के पहले अगर हम देखें तो एक टॉपिक आता है जिसका नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शंस होता है इन द पाथ ऑफ करंट। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जब हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे। हमें सिर्फ ये जानना है कि इसकी एक फिगर होती है और वो कुछ जिगजैग टाइप की होती है। इस टाइप को, इस फिगर को बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हमें रिहोस्टेट पढ़ना है तो रिहोस्टेट क्या काम करता है, तो रिहोस्टेट का काम लिख लेना। रिहोस्टेट कुछ इस टाइप का बना होता है, इसको लिखते हैं RH, ऐसे लाइन खींचते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म होता है रिहोस्टेट लिखने का, ठीक। और ये सिंबल होता है रिहोस्टेट को शो करने का। काम क्या है, ये एक टाइप का वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। और अगर ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है तो सर्किट में करंट को कंट्रोल करता है। मतलब एक तरह से ये बहुत काम की चीज होती है। ये किसी भी सर्किट में उसकी करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। उसका नाम क्या है डिवाइस का, रिहोस्टेट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो सर्किट में करंट कंट्रोल कर सकता है, तो कौन सा ऐसा डिवाइस है, रिहोस्टेट। रिहोस्टेट एकमात्र ऐसा डिवाइस है जो सर्किट में करंट को कंट्रोल कर सकता है। बात समझ में आती है। अगला हमारा डिवाइस है एमीटर। एमीटर के बारे में दो बातें जान लो। ये एक सर्कल बनाया और इसके बीच में ए लिख दिया। हालांकि डिवाइस कुछ अलग दिखता है बट हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं कॉपी में, ठीक है। ये खासियत क्या है, नंबर 1, इट इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट। किसी भी सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, ये ऐसा डिवाइस है जो उसको मेजर करके बता देगा। बात क्लियर होती है कि एमीटर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस विच यूज्ड टू मेजर द करंट इन द सर्किट। किसी भी सर्किट में क्या करंट फ्लो हो रही है, ये कौन सा डिवाइस बताएगा, एमीटर। मतलब करंट को फाइंड आउट करने के लिए या अमाउंट ऑफ करंट को फाइंड आउट करने के लिए हम एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम क्या होता है, एमीटर। तो पहली लाइन हम ये लिखेंगे, इट इज अ डिवाइस विच मेजर द
अमाउंट ऑफ करंट, ध्यान से समझना मेरी बातों को, इट इज अ डिवाइस विच मेजर द अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट इज नोन एज व्हाट, एमीटर। नंबर 2, हम अभी टर्म्स लिखा दे रहे हैं, हम आपको आगे समझाएंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है, लिखे रहो ताकि आपको याद रहे। नंबर 2, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज 0। जो आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। और नंबर 3 बात, द रेजिस्टेंस ऑलवेज कनेक्टेड सीरीज विद द सर्किट। जो रेजिस्टेंस, जो एमीटर होता है मेरा, सॉरी, द एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड सीरीज इन द सर्किट, तो ये हमेशा सीरीज फॉर्म में कनेक्ट किया जाता है। हमने 3 बातें बोली एमीटर के बारे में। नंबर 1 क्या थी, इट इज अ डिवाइस विच यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। नंबर 2 क्या बताया हमने, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज ऑलवेज 0। नंबर 3 हमने क्या बोला, द एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। क्लियर है सबको? चौथी खास बात इसकी एक और जान लो। चौथी खास बात क्या है, इट इज नॉट डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट। चौथी डिवाइस क्या है, चौथा पॉइंट क्या है इसका, इट इज अनेबल टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब ये करंट की डायरेक्शन को बता नहीं पाता है। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो करंट की डायरेक्शन को बता देता है, उसका नाम होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक टाइप का डिवाइस होता है। इट इज यूज्ड टू शो द डायरेक्शन, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट। किसी सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या है ये हमको बताता है कौन, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर सर्किट में अमाउंट ऑफ करंट भी बताता है, लेकिन जब जब डायरेक्शन फाइंड आउट करना होता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करके हम किसी भी सर्किट में करंट की डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। और इसका सिंबल भी कुछ इसी तरीके से होता है। बात समझ में आई? बोलिए। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, रिहोस्टेट पढ़ा। रिहोस्टेट का काम क्या होता है, सर्किट में करंट को कंट्रोल करने का काम होता है, मतलब कम ज्यादा करने का काम किसका है, रिहोस्टेट का है। नंबर 2, एमीटर। एमीटर का काम क्या है, इट इज अ डिवाइस विच यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट। नंबर 2, इसकी खासियत क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज ऑलवेज 0। नंबर 3 बात क्या बताई, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। ये सर्किट के हमेशा क्या होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। और नंबर 4 बात, ये कभी भी करंट की डायरेक्शन को नहीं बता सकता। करंट की डायरेक्शन को बताने वाले डिवाइस का नाम क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। इज इट क्लियर? बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर लास्ट टॉपिक है वोल्टामीटर। वोल्टामीटर का सिंबल भी कुछ इसी तरीके का है, वी लिख दीजिए। काम क्या है इसका, इट इज अ डिवाइस विच मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स। टर्मिनल्स का मतलब होता है सिरे। जैसे कि अभी हमने बताया था आपको रेजिस्टेंस में 2 सिरे होते हैं, सॉरी बैटरी में बताया था 2 इंड्स होते हैं, इंड्स को ही टर्मिनल बोला जाता है, ठीक है। तो वोल्टामीटर क्या होते हैं बच्चे, वोल्टामीटर एक टाइप का आपका ऐसा डिवाइस है जो सर्किट में वोल्टेज को मेजर करता है। पहली बात तो वोल्टेज डिफरेंस को मेजर करता है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ये बात समझ में आती है? तो वोल्टामीटर क्या है, इट इज अ डिवाइस विच यूज टू मेजर द वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स। कोई दिक्कत? नंबर 2 पॉइंट क्या होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टामीटर। ये सब बातें आपको समझ में अभी नहीं आएंगी, समय के साथ आएंगी, बट अभी जाननी जरूरी है। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टामीटर इज इनफाइनाइट। मतलब जो हमारा आइडियल वोल्टामीटर होगा, आइडियल का मतलब जो सिर्फ और सिर्फ किताबों में पाया जाता है, मार्केट में ऐसा कोई वोल्टामीटर पाया नहीं जाता है। जरा तुम खुद सोच के देखो, एमीटर जो है उसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए आइडियल का, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोई भी डिवाइस होगा वो वायर से बनेगा और वायर के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो जरूर होगा। पहले हम इसको, इन सबको समझने से पहले बार बार एक शब्द आ रहा है रेजिस्टेंस।
जरा उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगी। रेजिस्टेंस एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होता है करंट के फ्लो में। जैसे आप जब स्कूल जा रहे होते हो तो आपके स्कूल जाने के रास्ते में पड़ने वाली क्रॉसिंग आप दोनों, आपके और स्कूल के बीच का क्या है, एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं है, ऑब्स्ट्रकल है। बेसिकली वो क्या करती है, वो आपके पाथ को ब्रेक कर देती है, पाथ को रोक देती है कुछ टाइम के लिए, और आप लेट हो सकते हो। होता है कि नहीं होता है? जब आप स्कूल से, घर से स्कूल के लिए निकलते हो तो आपके रास्ते में आने वाला ट्रैफिक एक टाइप का क्या है, आपका क्राउड है, या फिर एक टाइप का आपका रेजिस्टेंस है, वो आपको रोक रहा है स्कूल जाने से। तो हर वो चीज जो आपको आपके टारगेट तक पहुंचने से रोक रही है वो आपके पाथ का रेजिस्टेंस कहलाता है। अब सवाल उठता है कि करंट में ऐसा क्या होता है, जो भी हमारे वायर्स होते हैं वो किसी ना किसी मटेरियल के बने होते हैं, और किसी ना किसी मटेरियल के बने होंगे तो हमें पता है कोई भी मटेरियल एटम से मिलकर जरूर बना होगा। मतलब अगर एक वायर भी बना हुआ है हमारा पतला सा, तो उसके अंदर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। ये बात समझ में आती है? तो सर्किट में जब करंट फ्लो हो रही है तो बेसिकली हो क्या रहा है कि चार्जेस का मोशन हो रहा है। भाई डेफिनेशन ही करंट की है ये, क्या? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो अगर सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है, और जरा आप सोच के देखिए कि जो वायर्स है उसके चारों तरफ से और भी मॉलिक्यूल्स है ना, तो एक बंदा जब जा रहा होता है कहीं पे तो जो और भी मॉलिक्यूल्स है पूछेंगे नहीं, ओ भैया कहाँ चले, अरे सुनो यार, बैठो बतियाया जाए फिर जाना, कौन जल्दी है, ट्रेन छूट रही है। तो कहोगे नहीं नहीं भैया पीछे सोर्स लगा हुआ है, एनर्जी आ रही है, भागना पड़ेगा। तो ऐसा होता है कभी कभी हम लेट हो रहे होते हैं तो भागते हैं, तब हमें कोई रोकता है तो हम रुकते नहीं, हमारी स्पीड भले स्लो हो जाती है। तो बेसिकली जो स्पीड स्लो हुई है ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस का काम किया है। तो जो भी वायर है उसके चारों तरफ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक तरह के क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब ब्रेकर्स इन द पाथ ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। तुम्हारी लाइफ का रेजिस्टेंस कौन है? तो तुम्हारी लाइफ के हर वो लोग रेजिस्टेंस जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जैसे तुम्हारे दोस्त जो तुम्हारे काम के नहीं हैं, वो सब भी हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी दोस्त अच्छे भी होते हैं, हम ये नहीं कह रहे, सिर्फ दोस्ती एक ऐसा फैक्टर है। और भी बहुत सारे हैं, आपका मोबाइल फ़ोन है, आपकी अननेसेसरी आदतें हैं, ये सब भी आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। ठीक है, तो छोड़ना है इनको, छोड़िए ना कि दोस्तों को। चलिए, तो रेजिस्टेंस क्लियर हो गया होगा। तो हमने बात की क्या, एम्पियर में, एमीटर में द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज ऑलवेज 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा एमीटर जिसका रेजिस्टेंस 0, तो मतलब हुआ। और एक बात हमें पता है कि अगर एमीटर बना है तो इसके अंदर वायर तो होंगे ही होंगे, बिना वायर के तो एमीटर बनना पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं ना। तो अगर एमीटर के अंदर वायर है तो जाहिर सी बात है कि रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ आएगा, आता भी है। लेकिन जो आइडियल शब्द लगा हुआ है ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, ये सिर्फ हमारी बुक्स में अवेलेबल होता है, क्योंकि मार्केट में आते ही उसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाता है। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि वायर लग जाएगा और वायर लगते ही क्या आ गया, अपने आप रेजिस्टेंस आ गया। लेकिन हमारी बुकों में ऐसा एमीटर पाया जाता है जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है, उसका नाम हमने क्या दिया है, आइडियल एमीटर। क्लियर है? आइडियल का मतलब एक ऐसा एमीटर जो एकदम सही रीडिंग देता है, एक्यूरेट 100% करेक्ट रीडिंग। क्लियर है? चलिए, तो वोल्टामीटर के अंदर जब हम बात की तो वोल्टामीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए आइडियल के केस में? इनफाइनाइट होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इतना ज़्यादा होना चाहिए कि जो जाना चाहता है उसका पाथ कभी खुले ही ना। मतलब अगर आप स्कूल जा रहे हो तो स्कूल और आपके बीच में कोरोना आ गया, ये भी एक टाइप का क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, जो आपको जाने ही नहीं दे रहा है बिल्कुल। तो ये इनफाइनाइट टाइप का रेजिस्टेंस आ गया आप दोनों के बीच में। हुआ कि नहीं हुआ? तो बेसिकली एक आइडियल वोल्टामीटर किसे कहते हैं? एक ऐसा वोल्टामीटर जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, मतलब गलती से भी गलती ना हो तो कोई भी करंट एक पॉइंट भी आगे ना जा पाए। बात समझ में आती है? बोलिए। तीसरी बात और इम्पोर्टेंट बात, जो वोल्टामीटर होता है ये हमेशा पैरेलली कनेक्ट किया जाता है सर्किट के। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्टामीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। क्लियर है? चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एमीटर करंट बताता है, वोल्टामीटर वोल्टेज बताता है। कभी कभी डिफरेंस लिखने को आएगा तो लिख सकोगे। नंबर 2, एक लाइन खींचेंगे, एमीटर वोल्टामीटर मेजर करंट
मेजर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस 0, आइडियल वोल्टामीटर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। नंबर 3, कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट। बोलिए कोई डाउट है यहां तक? लिखिए अपने आप से, चलिए। ओम्स लॉ। अभी तक हम जितना कुछ भी पढ़ते आए वो सिर्फ इसके लिए पढ़ते आए ताकि हमें ये समझ में आ जाए। अगर हमें ये समझ में आ गया तो हमें ये चैप्टर समझ में आ गया, अदरवाइज हमें चैप्टर नहीं आया। ठीक है, अब ओम्स लॉ क्या कहता है उस चीज को समझते हैं। ये सिर्फ 3 बातें बोलता है। कितनी बातें बोलता है? 3 बातें। कौन कौन सी उसको देखते हैं। नंबर 1, ये वायर के बारे में कहता है कि इफ नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वायर। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वायर का मतलब क्या है कि उसके पास फिजिकली नहीं होना है। मतलब अगर कोई वायर है आपके पास तो उसको मोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है, खींचना नहीं है, फैलाना नहीं। बात समझ में आई? मतलब किसी भी वायर को खींचा तानी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसके अंदर कोई भी फिजिकल चेंज नहीं करना चाहिए। नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वायर एंड नो चेंज इन टेम्परेचर, और साथ ही साथ उसके टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं करना चाहिए। देन V is directly proportional to I. This is Ohm's law. यहाँ V क्या है? V है आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब समझ में आ रहा है ना? इंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। बात समझ में आई? क्या है ओम्स लॉ? इससे 3 बातें कहीं, 2 कंडीशंस हैं तो तीसरा रिजल्ट है। पहली बात क्या थी? इफ नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वायर, मतलब वायर के साथ कोई भी गलत काम आपको नहीं करना है, खींचातानी कुछ नहीं करनी है। नो चेंज इन टेम्परेचर, आग के साथ तो बिल्कुल नहीं खेलना है। बात समझ में आ गई? देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इस सेंटेंस को हम पूरा एक 66-99 के बीच में लिखेंगे और 66-99 के बीच में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इफ ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या होता है? इफ no change in physical property of wire and no change in its temperature, then the potential difference across the terminal is directly proportional to the current flowing through it. Clear है? नोट कीजिए।